चलो, question number 1. Oxco has two divisions, A and B. Division A makes a component for air conditioning units, which it can only sell to Division B. डिवीजन ए कुछ पार्ट बनाता है एसी का, जो वो सिर्फ डिवीजन बी का सेल कर सकता है. देयर इज नो अदर आउटलेट फॉर सेल्स, मतलब एक्सटर्नल मार्केट है ही नहीं. तो फातिमा, ऐसे में हम कॉस्ट बेस्ड अप्रोच पे जाएंगे या मार्केट बेस्ड अप्रोच पे जाएंगे? कॉस्ट बेस्ड अप्रोच. करंट इंफॉर्मेशन क्या है? मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है फॉर डिवीजन ए और ट्रांसफर प्राइस ऑफ द कंपोनेंट दी हुई है कि कितने पे सेल कर रहे हैं डिवीजन बी को. टोटल प्रोडक्शन एंड सेल्स दी हुई है और स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए पर ईयर डिवीजन ए की फिक्स कॉस्ट दी हुई है. कोल्डको हैज ऑफर्ड टू सेल द कंपोनेंट टू डिवीजन बी. एक थर्ड पार्टी सप्लायर आया है और वो कह रहा है कि मैं आपको ये पार्ट दे देता हूं. डिवीजन बी को ये कह रहा है, सही है. एक थर्ड पार्टी सप्लायर आया है और डिवीजन बी को कह रहा है कि मैं आपको ये पार्ट बना के दे देता हूं. कितने का? $140 पर यूनिट. ठीक है, मैं आपको ये पार्ट दे देता हूं. कितने का? $140 पर यूनिट का. If division B accepts this offer, then obviously division A will be shut down ना. क्योंकि डिवीजन A क्या कर रहा है? B के लिए कंपोनेंट बना रहा है. वो कंपोनेंट क्या वो बाहर सेल कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ B के लिए ही काम कर रहा है. तो जब B घर के बंदे से सामान लेना छोड़ देगा और बाहर से लेना शुरू कर देगा तो घर का बंदा तो ऑब्वियसली पर बैठ जाएगा ना चुप करके, राइट? जब आपने अपने लिए खुद एक डिवीजन बनाया हुआ था, डिवीजन बी ने अपने लिए एक खुद डिवीजन ए बनाया हुआ था कि तुम मुझे प्रोडक्ट बना बना के दो और तुम्हारे प्रोडक्ट की बाहर कोई मार्केट नहीं है तो तुम सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे हो. जब मैं खुद ही उसको छोड़ के किसी और से सामान लेना शुरू हो जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो डिवीजन क्या करेगा? फिर डिवीजन ए वो बंद हो जाएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल मार्केट भी नहीं है उसकी. ठीक है, बात समझ आई? यस. Then obviously division A will shut down. So if division B accepts the offer, what will be the impact on the profit per year of the group as a whole? पूरी कंपनी के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हमने डिवीजन ए को बंद कर दिया और वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली? कैसे बता सकते हैं? कुछ भी नहीं है, आप कंपेयर कर लो, कोई मुश्किल नहीं है. आप सिर्फ क्या करो, कंपेयर करो कि अगर डिवीजन ए चलता रहा तो कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं और अगर डिवीजन ए बंद हो गया और हमने बाहर से सामान लेना शुरू हो गए तो फिर कौन कौन सी कॉस्ट रह जाएंगी. द डिफरेंस विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट्स एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट. इमेजिन अगर डिवीजन ए चल रहा है, सिनेरियो नंबर 1, डिवीजन ए से ले रहे हैं और ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, डिवीजन ए इज रनिंग, तो इमेजिन हमारी कॉस्ट है $100,000. हमारी कॉस्ट है $100,000 और इमेजिन हमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और डिवीजन ए को बंद कर दिया. अब हमारी कॉस्ट है लेट्स सपोज $90,000. तो ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हुआ? हमने दोनों सिनेरियोस की कॉस्ट देख ली
कंपेयर कर लिया, ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए या कम हो गए? हाँ, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने कंपेयर करना है कि अगर डिवीजन ए चलता रहा तो हमारी टोटल कितनी कॉस्ट हैं, और अगर डिवीजन ए बंद करके हमने ऑफर पे चले गए तो हमारी कितनी कॉस्ट होगी। उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से। तो डिवीजन ए अगर चलता रहा, हमने ऑफर एक्सेप्ट ना की, तो हमारी कॉस्ट कितनी है? जस्ट इमेजिन $100,000। और अगर ऑफर एक्सेप्ट कर ली, डिवीजन ए को बंद कर दिया, तो हमारी कॉस्ट 90,000 है। तो ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? Increase इंक्रीज हुआ होगा, कितने से? 10,000 से। यस, क्योंकि हमारी कॉस्ट पहले 100 थी, अब इन द अदर सिनेरियो कितनी हो गई, 90। Yes. ठीक है, Okay. तो आप कुछ भी नहीं करो, आप क्या कर लोगी, Mm-hmm. कंपेयर कर लोगे बिटवीन बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, Okay. नाउ हाउ टू कंपेयर, आप पहले डिवीजन ए के हिसाब से कर लो सारा, लाइक हमारी डिवीजन ए की वजह से कितनी कॉस्ट लग रही है? Marginal cost is 220,000. ओके, 2200 into $100 per यूनिट। Yeah. अब ट्रांसफर प्राइस मैटर करती है या नहीं करती? नहीं, नहीं करती। नहीं करती, क्यों नहीं करती? Because wait. बिकॉज ट्रांसफर प्राइस तो मतलब अगेन वही ना, सी इमेजिन मेरा एक घर है, मैं घर के अंदर बाहर से एक पेन लेके आया $10 का, तो ओवरऑल अब आप कंसोलिडेशन को यहाँ पे याद कर लो, ओवरऑल घर के पर्सपेक्टिव से तो वो पेन कितने का है? कंसोलिडेशन में याद है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग जो होती थी उसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट ऑफ हो जाती थी, याद है? Yes. 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 तो ट्रांसफर प्राइस क्या है, एक तरीके से इंट्रा ग्रुप सेल्स है, तो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से इट शुड बी इररिलेवेंट, ठीक है। क्योंकि एक चीज जो घर के अंदर आई वो आई $100 की, एसी का कोई पार्ट है वो घर के अंदर कितने का आया, $100 का। दिस इज द कॉस्ट जो डिवीजन ए को बेयर करनी पड़ रही है। अब डिवीजन ए ने डिवीजन बी को वो चीज 165 में सेल की, तो घर के अंदर ही सेल हुई है ना वो, लाइक मैं घर के अंदर एक चीज लेके आया, मैंने अपनी बहन को या अपने भाई को चीज महंगी करके सेल कर दी, तो ओवरऑल घर की वेल्थ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, घर के लिए तो उस चीज की कॉस्ट 100 ही है। बात समझे, कंसोलिडेशन वाला सेम कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसफर प्राइस जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, दैट इज 100, जो डिवीजन ए की कॉस्ट है। बात समझ आई? जो बाहर से ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी कॉस्ट उसको लग रही है, दैट इज $100, जो डिवीजन ए स्क्रैच से बना रहा है सामान को, इंटरनली जितनी भी Okay. वो सेल कर रहा है डज नॉट मैटर। सही है। तो एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और हमें कौन सी किस कॉस्ट लग रही है, फिक्स कॉस्ट लग रही है 10,000. डिवीजन ए के रन होने से, $10,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 220 230,000. प्लस 10, 230। ठीक है, अब अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो हमारा क्या सिनेरियो होगा? अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट की तो हमारी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रह जाएगी, क्या, $140 पर यूनिट, जो हमें बाहर से मिल रहा है, कोल्ड को जो हमें दे रहा है, राइट?
तो इट्स जस्ट दिस 140 into 2200 units. 308,000. दिस इज 308,000. तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है अगर हम डिवीजन ए को बंद करके ऑफर एक्सेप्ट करें? Cost is increasing. Cost is increasing. So what are they asking about in the question? Impact on profit. Okay. So if the Increase, cost is increasing means the profit will decrease. decrease by what amount? The difference 70,000. 78,000. जी. So B. Understood? Understood. ठीक है. अच्छा जी, next. Read the question. Me? Mm-hmm. Tasco has two divisions, A and B. Each division is currently considering the following separate projects. Mm-hmm. If residual income is used as the basis for the investment decision, what decision is each division likely to make? सही है. तो अगर हम किसकी बेसिस पे जज कर रहे हैं? RI, रेजिजुअल इनकम. तो दोनों डिविजन्स क्या डिसीजन लेना मोस्ट प्रोबेबल है? तो डिवीजन ए की बात करते हैं पहले. डिवीजन ए को क्या प्रोजेक्ट ऑफर हुआ हुआ है? ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ हुआ है. कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? 32.6 million. 32.6. ठीक है. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताई भी है. RI का फॉर्मूला याद है रेजिजुअल इनकम का? कुछ कंट्रोलेबल प्रॉफिट से रिलेटेड था. यस. रिमेंबर कंट्रोलेबल प्रॉफिट. Residual income is equal to controllable profit minus capital employed into cost of capital. कि मैं कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकता था और मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उन दोनों का डिफरेंस. रिमेंबर? याद आया? जी याद आ गया. तो मैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ उसमें से मैं माइनस करूंगा वो अमाउंट कि अगर यही कैपिटल मैं उस पे मैं इंटरेस्ट अर्न करता तो मैं कितने पैसे अर्न कर लेता. उसको मैं माइनस करूंगा एंड देन द रिमेनिंग अमाउंट विल बी माय एक्चुअल इनकम. उमर, रेजिजुअल इनकम वाली क्लास वो देख ली थी रिकॉर्डिंग? RI ROI वाली. जी जी. तो ये चीज क्लियर थी? RI यस, वाली ये क्लियर है. जी. ठीक है. तो RI क्या होता है? बेसिकली आप वही पैसे जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जैसे कि ये जो कैपिटल है, मैं अभी बिजनेस के अंदर इमेजिन ये पैसे एक्सेप्ट करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा अगर तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेता हूं. तो यही पैसे अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करूं तो रिटर्न कितना आएगा मेरे पास? इंटरेस्ट 10%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है. तो मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा कितना? 3.26 मिलियन. ठीक है. और मेरा प्रॉफिट क्या होगा? शाबाश, कोई बता दो. 14.4 मिलियन का 30%. 14.4 मिलियन का 30%. क्यों? 14.4 सेल्स है और मार्जिन 30% है. मींस जितनी भी मेरी सेल्स होगी उसका 30% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया. ठीक है. वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है लाइक या तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट ले लोगे आप या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लोगे. यू कैन से ऑपरेटिंग / कंट्रोलेबल. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी भी चीज दी हुई नहीं है, लेकिन ऐसी अगर कोई चीज दी हुई होती कि हेड ऑफिस कॉस्ट लग रही है ये वो, तो हम उसको हटाते. ठीक है. तो फिलहाल हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 14.4 का 30%. 4.32 मिलियन. विच इज 4.32 मिलियन. तो अगर मैं बिजनेस में ये कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4.32 मिलियन.
और अगर यही पैसे मैं बैंक में रख देता और कैपिटल पे इंटरेस्ट लेता तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 3.26। तो मुझे तो इंटरेस्ट से कुछ ज्यादा अर्न करना था ना बिजनेस से, तभी तो मैंने रिस्क भी लिया, मैंने मेहनत भी की, राइट? वरना तो इंटरेस्ट तो रिस्क फ्री था, बैठे बैठे मिल जाता। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मेहनत की, तो ऑब्वियसली मुझे इससे कुछ ज्यादा अर्न करना था। तो मैंने कितना ज्यादा अर्न किया? ये अमाउंट मैंने अर्न किया। तो ज्यादा कितना अर्न किया, वो इन दोनों का डिफरेंस है, और वही RI है। ठीक है, तो RI कितनी हो गई हमारी? 1.06। 1.06 मिलियन। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? डिवीजन ए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा या नहीं? Invest. इट वुड इन्वेस्ट, क्योंकि RI पॉजिटिव है, सिंपल वर्ड्स। सिमिलरली फॉर डिवीजन बी आप लोग कर सकते हो। Yes. कैपिटल लोगे, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कराओगे, आपके पास इंटरेस्ट आ गया, और इन दोनों से आप प्रॉफिट निकाल लोगे और डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, ये जो लास्ट चीज है, करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन, ये इररेलेवेंट है, क्योंकि ये ROI की बात हो रही है। फिलहाल ये इररेलेवेंट है, जो इन्होंने क्वेश्चन मांगा हुआ है उस हिसाब से, बट वैसे ये रिलेवेंट होता है ऑब्वियसली। तो ऐसे ही आप डिवीजन बी का कर लेना। ठीक है, आगे चलें। Yes. चलो, रीड द क्वेश्चन। JV Ltd is a divisionalized organization comprising a number of divisions, including Division A and B. Division A makes single product when it sells on the external market at a price of $12 per unit. The variable cost of the product is $8 per unit and the fixed cost is $3 per unit. Market demand for the product considerably exceeds Division A's maximum production capacity of 10,000 units per month. Division B would like to obtain 500 units of वेट सॉरी, पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ए एक सामान बनाती है जो भी वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल करती है, और $12 का सेल करती है। वेरिएबल कॉस्ट $8 है, और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट $3 है, विच इज OAR। ठीक है, और मार्केट डिमांड जो है वो यूजुअली एक्सीड करती है डिवीजन ए की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को। मींस के डिवीजन ए इज वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी, और इट हैज स्पेयर कैपेसिटी। full capacity. It is working on full capacity. Yes. Now read second paragraph. Division B would like to obtain 500 units of the product from Division A. If Division A does transfer some of its production internally rather than sell externally, then the savings in packaging cost will be $1.50 per unit. What transfer price per unit should Division A quote in order to maximize group profit? तो क्या ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए? जब आपके पास एक्सटर्नल मार्केट भी है और आप अपनी फुल कैपेसिटी पे भी चल रहे हो, तो हमें क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए? सबसे पहले तो सिर्फ पहले पैराग्राफ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सेकंड पैराग्राफ इमेजिन है ही नहीं। I'm asking. Variable cost plus opportunity cost? Yes, you can say that. What will be variable cost plus opportunity cost? Variable cost is gonna be 8. 8. And yeah, And opportunity cost? is going to be the lost contribution. Your lost contribution, yes. And your lost contribution is what? Simple.
फॉर एवरी यूनिट जो आप बाहर देने के बजाय अंदर दोगे विद इन द कंपनी किसी और को दोगे, द थिंग इज कि आपकी एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितनी है? योर सेलिंग प्राइस इज 12, योर वेरिएबल कॉस्ट इज 8, सो योर कंट्रीब्यूशन इज 4. सही है? तो हर यूनिट जो आप बाहर सेल करने के बजाय अंदर किसी अपने इंटरनली किसी को सेल कर रहे होगे तो उस पर आपकी $4 की कंट्रीब्यूशन आप जो बाहर से अर्न कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे होगे, तो आप उसको बंदे चार्ज करोगे जिसको आप इंटरनली सेल कर रहे हो, राइट? Okay, so $4 is तो the यही $4 आप चार्ज करोगे. तो ये तो $12 सेलिंग प्राइस वाली बात ही नहीं हो गई. हमारी सेलिंग प्राइस 12 ही तो थी, राइट? Yes. Yeah, yeah. So keep this thing in mind कि when you are working at full capacity and you know when there is an external market, तो एक तरीके से variable cost plus opportunity cost market selling price ही बन जाती है. It's not different than the market price. Okay. See, 8 हमारी contribution कितनी निकली? 4. तो हमने वेरिएबल कॉस्ट ली प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन ली. क्या मतलब हुआ इसका? वही तो मतलब हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन हम बाहर से ले रहे थे, बाहर हम क्या कर रहे थे? 12 का सेल कर रहे थे जिसमें 8 वेरिएबल कॉस्ट थी और 4 कंट्रीब्यूशन थी. तो इंटरनली भी तो अब हम वही करेंगे, 8 वेरिएबल कॉस्ट और लॉस कंट्रीब्यूशन विच इज $4. तो इंटरनली भी तो हम अब $12 का ही सेल कर रहे होंगे. तो एक तरीके से वही मार्केट प्राइस वाली अप्रोच ही हो गई. बात समझ आई Okay. Yes. या नहीं आई? Understood. सही है. So since you were working at full capacity and you had you had an external market, you will go for market based approach. Okay. और वेरिएबल कॉस्ट प्लस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से सेम ही होती है ना, ठीक है, सेम ही हो जाती है वो. तो मार्केट बेस्ड अप्रोच के हिसाब से हम बाहर भाई एक चीज बाहर $12 की सेल कर रहे हैं तो हम इंटरनली भी कितने की करेंगे? $12 की. लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है, द वेरी लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट डू यू सी? Okay, yeah. If they sell it internally, तो फिर packaging cost save होगी. यस. तो हम वो माइनस कर लेंगे. हम बोलेंगे चलो ये वाली ना दो पैसे, हमें रिमेनिंग अमाउंट दे दो विच इज 10.5. Okay. So this is the internal transfer price. ठीक है? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. उमर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी जी आ रहा है. ठीक है, चलो. ये वाला क्वेश्चन उमर आप पढ़ लो. ROI और RI से रिलेटेड है. Okay. Pro is a division of MO and is an investment center. The head office control finance, HR and IT expenditure, but all other decisions are developed to the local centers. ठीक है. The statement of financial position for Pro shows net value of all assets and liability to be 4,500 million. It carries no debt itself, although the company has debt liabilities. सही है. If the cost of capital is 12%, what is the division's residual value or residual income? ठीक है. तो हमने पूरी की पूरी एक तरीके से P&L उठा ली. हमारा जो प्रो डिवीजन है ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है, ठीक है. और हेड ऑफिस क्या क्या कंट्रोल करता है? फाइनेंस, HR, IT. इसके अलावा बाकी सारे डिसीजंस आर डिवॉल्व्ड टू लोकल सेंटर्स, मींस बाकी सारे डिसीजंस प्रो खुद लेता है. Statement of financial position for Pro shows net value of all assets and liabilities to be 4,500 million. इसका क्या मतलब हुआ? It carries no debt itself, although the group has debt liabilities.
सही है। तो जो प्रो डिवीजन है, जो ये डिवीजन है, एक स्पेसिफिक एक पूरी कंपनी है जिसको ये लोग ग्रुप कह रहे हैं। कंपनी के अंदर मल्टीपल डिविजन हैं। डिवीजन, लेट्स सपोज प्रो, डिवीजन ग्रो, डिवीजन ब्रो, ठीक है। तो प्रो डिवीजन जो है, इसकी जो बैलेंस शीट के हिसाब से, इसकी बैलेंस शीट में नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज दिस। नेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मींस, कैन आई से Capital employed. yes, we can say that एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस की हुई, ऑल्दो एसेट्स में से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, right? But for now we have to assume this as the equity or capital employed thing. अब वो कह रहे हैं it has no debt, it carries no debt itself although the group has debt liabilities। मतलब इस डिवीजन के पास कोई डेट नहीं है, although पूरी कंपनी के पास डेट है, ठीक है, कंपनी के पास डेट है। The management accountant include the management accounts include the following। ये सारे हमारे कंपनी के इंटरनल P&L हो गई। अगर तो इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो डिवीजन की RI कितनी है, इस डिवीजन की RI कितनी है। अब सी, पहले हमने RI कैलकुलेट की थी तो हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, याद है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज कर लिया था हमने। बट मैंने कहा था क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई चीज दी हुई नहीं है कि आपको नजर आ रहा हो कि कुछ हमारे कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस हैं, इसमें ऐसा कुछ डिटेल नहीं दी हुई थी, इसमें बेसिक बेसिक बस कैलकुलेशन पूछी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठा लिया था, इसमें कुछ कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल नहीं नजर आ रहा था हमें। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें देयर आर वेरियस कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स। अगर आप देखो तो HR, फाइनेंस और IT, ये सब को कौन कंट्रोल करता है? इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफिस, राइट? तो हमें इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इस 1200 के प्रॉफिट की बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते प्रो डिवीजन को, क्योंकि इसके अंदर IT कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, राइट? इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है जिसमें फाइनेंस HR वगैरह होगा। बात समझ आई? Yes. सॉरी, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मींस प्रो की अपने एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रो की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी अपनी कॉस्ट है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो सेंट्रली आप जो मैनेज कर रहे हो, सेंट्रली जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, दैट इज हेड ऑफिस वाली एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ये $30 है। तो IT कॉस्ट हमें हटानी पड़ेगी, हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हटानी पड़ेगी। और सी, इन्होंने एक बात लिखी हुई है लायबिलिटीज के बारे में, क्या बात है? प्रो की कोई लाइबिलिटी नहीं है। प्रो की कोई लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब नहीं है, राइट? लेकिन पूरे ग्रुप का है, सही है। तो इंटरेस्ट चार्जेस जो नजर आ रहे हैं, क्या ये प्रो की वजह से होंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि प्रो के पास तो डेट है ही नहीं। तो ये इंटरेस्ट चार्जेस तो ग्रुप के डेट की वजह से आ रहे होंगे, जो ग्रुप का जो पूरा ओवरऑल लायबिलिटीज है उन पे जो इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो आप इसकी बेसिस पे प्रो को तो जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रो की वजह से थोड़ी एक्सपेंस उसने थोड़ी लिया हुआ लोन। बात समझ आ रही है? लेकिन बेचारे प्रो के पास
ये एक्सपेंस आ जरूर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सबके पास गया होगा, प्रो में भी होगा, ग्रो में भी होगा, ब्रो में भी होगा, सारी डिविजन्स को दिया होगा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऐसे ये आईटी कॉस्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन हुआ होगा सारे डिविजन्स में। बात समझ आई नहीं आई? तो ये जो 1200 का प्रॉफिट नजर आ रहा है प्रो का, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? ये तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट नहीं है। मुझे अगर कंट्रोलेबल प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूं? इन सबको ऐड बैक करेंगे जो इन सबको ऐड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये गलत माइनस हुए हैं। प्रो के लिए अगर आप कंट्रोलेबल बात देखो, उस हिसाब से देखो तो ये माइनस नहीं होने चाहिए थे। क्लियर? तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट कैसे आएगा? कंट्रोलेबल प्रॉफिट आएगा 1200 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 90। ये गलत माइनस हुए हैं कंट्रोलेबल प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट नहीं थी, ये हेड ऑफिस कॉस्ट थी सारी। बात समझ आ गई? यस तो इसका कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 1370। ठीक है फातिमा, आपको समझ आ रहा है? Yeah. मैंने उसको ऐड बैक क्यों किया 50 30 90 को? Because you wanted to get controllable profit. Yes, but why did I Okay. add them back? Why didn't I deduct them? Because because these were the costs which at first place, when we talk about controllable profit, at first place they shouldn't have been deducted. तो मतलब डबल हो गई है. Kind of, we have to remove the effect of these costs. Okay. Okay. So we'll add them back. Remove it. So we're gonna add it back. सही है. Okay. Because ये cost है ना, माइनस हुई भी होगी Yeah. और माइनस नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप कंट्रोलेबल प्रॉफिट की पर्सपेक्टिव से देखो तो माइनस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये प्रो की Right. कॉस्ट नहीं है। We'll remove the Okay. effect. So we'll add Okay. them Makes back. sense. सही है. कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ गया। अब आरआई के लिए मुझे क्या करना है? रिमेनिंग मेरा कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ गया, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इंटरेस्ट रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 4500. 4500। और इंटरेस्ट रेट क्या है? 12%। रिटन इन द रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। ठीक है, so we'll just do 4500 into 12%. How much will this be? This will be 540, I think. So 540 is my notional interest cost. Controllable profit is this 1370. We'll just deduct, and the difference is RI. Controllable profit minus notional cost on notional interest cost on capital. All right. 830. So 830 is my residual income. Clear? Clear. कोई confusion? नो ठीक है फातिमा, आपको कोई कंफ्यूजन? No. चलो, समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉर अ डिवीजन ऑफ द डिविजनलाइज्ड कंपनी। किसी एक डिवीजन की ये पीएनएल और बैलेंस शीट है। ठीक है, एक कंपनी है जिसमें देयर आर मल्टीपल डिविजन्स और उनमें से किसी एक डिवीजन की पीएनएल और बैलेंस शीट आपको दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द डिवीजन इज एस्टिमेटेड 11% ईच ईयर। उस डिवीजन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 11%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट on long term loan is 9%.
all decisions concerning the division's capital structure are taken by central management. Means capital structure क्या होता है? Do you have any idea? Any of you? No. Capital structure is basically the equity and debt ratio or something ना, कि इक्विटी कितनी होगी, डेट कितना होगा, ओवरऑल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से, लाइक उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? व्हाट वुड बी द ब्रेकअप, कितना इक्विटी होगी, कितना लॉन्ग टर्म डेट होगा, कितना कौन सा डेट होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है? So all of the decisions regarding the capital structure are taken by central management. ठीक है? What is the division's return on capital employed for 1 year? ROCE पूछ रहा है वो हमसे. ROCE का फॉर्मूला क्या होता था? PBIT upon capital employed. PBIT divided by capital employed. तो PBIT क्या है यहाँ पे? 500. 500. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है यहाँ पे? एक second. 2,400. 2400. टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है? सो हमारा ROCE क्या हुआ? 20.8%. वो हमसे अप टिल 1 डेसिमल प्लेस पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने 20.8% तक कैलकुलेट कर लिया. ठीक है? क्लियर? Yes. ओके. मेरा ख्याल है इसी हिसाब से हमें RI भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सेम क्वेश्चन बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट RI. RI क्या होती है? ऑपरेशनल कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. So, how will we calculate? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? हम्म 500. 500. क्या कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल वाला कोई मसला है 500 के अंदर? आई मीन कोई ऐसी कॉस्ट इंक्लूड हुई है 500 तक आते हुए कि जो अनकंट्रोलेबल हो, जो हमारी ना हो, हमारे No. ऊपर डाल दी गई हो? नहीं. ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ उन्होंने. ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है. सो वी विल जस्ट टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट which is 500 and we will deduct the notional interest cost. notional interest cost कितनी हो गई? हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा होगा वो इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? 2400. उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा? That will be 11%. 2400, yes, into 11%. So that will be 264. So this will be the RI, the difference. $236 positive. ठीक है?
आगे चले? Yes. Yeah. उमर समझ आ रहा है? जी चलो आगे फिर से ROI मांग ली। क्या कह रहे हैं? द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी यूज टू कैलकुलेट द RI। तो आपने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना है। ये क्लोजिंग की बात क्यों आ गई? पढ़ लेते हैं जरा, इसमें लिखा होगा। फिर से यहां तक तो वही बात है कि प्रो एज अ डिवीजन, हेड ऑफिस कंट्रोल करता है फाइनेंस, HR, IT, बट बाकी सारे डिसीजन हमारे अपने हैं। ये तो पुराना वाला सिनेरियो आ गया। उसके बाद क्या लिखा है ये याद है? नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज 4500। रिमेंबर हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था। यस अब वो कह रहे हैं कि दिस वाज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एट द एंड इट इज 4890। और रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? यूज द एंड वन, लाइक आखिर वाला यूज करो। यूज द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यूज द कैपिटल एम्प्लॉयड द एंड ऑफ द ईयर, एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हम 4500 यूज नहीं करेंगे, अब हम 4890 यूज करेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्लियर? यस Yes. बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। ROI कैसे कैलकुलेट होगा? कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कंट्रोलेबल प्रॉफिट क्या था हमारा यहाँ पे? कंट्रोलेबल प्रॉफिट था 1200 प्लस ये इंटरेस्ट चार्जेस, क्योंकि ये डेट हमारा नहीं था। रिमेंबर, डेट था पूरी कंपनी का, हमारा डेट नहीं था, तो इंटरेस्ट हमें नहीं चार्ज होना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, HR, IT, राइट? और ये IT अलग से दिया हुआ है, ये रहा। ये तीन ऐड बैक करेंगे हम। So 1200 plus 50 plus 30 plus 90, this was 1370 divided by capital employed। capital employed कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला 4890 वाला। तो आपको ROI मिल जाएगा अपना। ठीक हो गया? Yeah, 26.4. 26.4। आर यू श्योर? आपने 4890 से डिवाइड किया है, 4980 से डिवाइड किया है? 4890. एक सेकेंड। 28%. No, shouldn't 1200 be added back to the interest charge? Because like हमने subtract किया, हमें PBIT चाहिए ना? हमें चाहिए कंट्रोलेबल प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट लिया। But उसके don't अंदर we से take नॉन that in residual income? This is ROI. हाँ, तो हम क्या करेंगे? what do you want to do? What do I you want thought me we to do? gonna take PBIT, just that. तो उसमें 1370 कैसे हुआ? 1200 plus 90 हो गया ना? See, what is PBIT? Profit before interest. अब सी, ये जो इंटरेस्ट है इसको तो हम वैसे भी ऐड बैक कर रहे हैं ना, बिकॉज दिस इज अनकंट्रोलेबल। Okay. तो इवन अगर आप बात करो लाइक ओके, मैं इसकी बात छोड़ देता हूँ, मैं ये वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। आप कह रही है यहाँ का प्रॉफिट देखो बिफोर इंटरेस्ट, जी तो कितना हो गया वो? हाँ 1290। हाँ ठीक है, आप यही कह रही हो? हाँ मैं ये कह रही थी। ठीक है, तो 1290 ले लिया, तो नीचे वाली दो चीजें खत्म हो गई क्योंकि इनसे ऊपर आ गए हम। हाँ तो हम, आप कह रही हो मैं इसको डिवाइड करूं कैपिटल एम्प्लॉयड से, जी। लेकिन इसके अंदर दो अनकंट्रोलेबल चीजें भी तो हैं अभी भी। रिमेम्बर, हेड ऑफिस हाँ। हमारा कंट्रोल करता था फाइनेंस, HR एंड IT। तो फाइनेंस, HR और IT वाली कॉस्ट्स अनकंट्रोलेबल है। राइट सही है। तो ये Okay, जो okay. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, हमें इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, हमें इसका इफेक्ट Okay. हटाना पड़ेगा।
ठीक है। सिमिलरली आईटी कॉस्ट हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, ये $50 भी हमें ऐड बैक करना होगा। ओके, सही है। बात क्लियर है? यस, क्लियर, थैंक यू। जैसे रिमेम्बर हमने ऊपर किया था ये वाला, कहाँ गया, यहाँ पे भी ऐसे ही किया था हमने, ऐसे ही ये रहा, यही वाला क्वेश्चन था। Okay, so ROI and residual income is the same thing. No, they are different, but the profit we use in both of them we use controllable profit ना। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। एक में कंट्रोलेबल, आरआई में क्या होता है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट। आरआई में क्या होता है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट minus notional interest cost, means you can say your capital employed multiply by interest rate। और ROI क्या है, that is controllable profit upon capital employed, सही है। divided by capital employed। तो दोनों में controllable profit तो calculate करना पड़ रहा है ना। हाँ, सही है, बस ROC में ये नहीं है कंट्रोलेबल प्रॉफिट का। ROC में भी होगा, ROC और ROI एक ही चीज तो होती है, उस दिन आपने तो कहा था कि ROI और अच्छा, ROC तो बराबर एक ही चीज है, रिटर्न ऑन कैपिटल Right. एम्प्लॉयड, सी नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है। अच्छा, सॉरी, यस, ओके, ROI और ROC एक ही चीज है। राइट, सही है, थैंक यू। हाँ, ROE अलग चीज है। ROE मींस रिटर्न ऑन, अब इसमें भी न्यूमरेटर सेम रहेगा, कंट्रोलेबल प्रॉफिट। इसमें भी न्यूमरेटर कंट्रोलेबल प्रॉफिट ही रहेगा, बस डिनोमिनेटर में नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आएगा, सिर्फ इक्विटी आएगा। ओके, सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, और इक्विटी क्या होगी, ओनली इक्विटी। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ठीक है, ओके, तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट तो दोनों में कैलकुलेट होगा ना, तो हमने वहां भी किया था, यहां भी कर रहे हैं। सही है। तो 28% हो गया। हमने क्या किया, हमने फाइनल प्रॉफिट लिया विच वॉज 1200, और हमने उसमें से अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स माइनस कर, उसमें ऐड बैक कर दी, क्योंकि वो गलत माइनस हुई थी। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी थी, ये सारी थी, ये गलत माइनस हुई थी, इनको ऐड बैक करेंगे ताकि कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, ओके, चलो दिस क्वेश्चन, at the end of 2021 an investment center has net assets of $1 million। तो ये क्या हो गया हमारा, Capital employed. ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नेट एसेट्स मींस कैपिटल, ठीक है, बल्कि नहीं, नेट एसेट्स तो हमारी इक्विटी नहीं होती, एसेट माइनस लायबिलिटी। बट चलो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही एज्यूम करेंगे। नेट एसेट इन सिंपल टर्म्स अभी फिलहाल ऐसे समझ लो, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस की, कैपिटल एम्प्लॉयड बचा। ठीक है, सही है। वैसे जो आपका नेट एसेट्स होता है ना, वो होता है, नेट एसेट मतलब क्या हुआ, एसेट माइनस लायबिलिटी ना, तो नेट ऑफ योर एसेट्स वो कैपिटल होता है आपका। बट ओके, ठीक है, लेट्स जस्ट टेक इट एज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर नाउ। एंड एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 190, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 190 है। बुक कीपर फॉरगॉट टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, बुक कीपर ने नीचे जो चीजें लिखी हैं वो की ही नहीं। Machine of carrying amount 40,000 was sold at the start of the year for $50,000
and replaced with a machine costing $250,000. ठीक है. Both the purchase and sales are cash transactions. Depreciation is charged in the year of the purchase of disposal. No depreciation is charged in the year of purchase or disposal means depreciation को तो कोई इफेक्ट नहीं आया होगा. The investment centers calculate ROI based on closing net assets. तो closing capital चाहिए हमें ROI कैलकुलेट करने के लिए. तो हमारा प्रॉफिट भी अपडेट होगा शायद, आई डोंट नो, हो सकता है हो. हमारा प्रॉफिट भी अपडेट होगा शायद, और हमारा नेट एसेट्स कैपिटल भी अपडेट होगा. ये जो बीच में उसने गलती की है, जिस चीज की अकाउंटिंग में उसने की नहीं थी, उस वजह से. बात समझ आई या नहीं आई? ये तो थोड़ा F7 टाइप का क्वेश्चन है. तो इसमें आपको क्या करना है, अपने ROI कैलकुलेट करना है, बट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दीज चेंजेस, दिस ट्रांजैक्शन जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई. प्रॉफिट से शुरू करते हैं. प्रॉफिट अभी कितना है? $190. प्रॉफिट अभी 190 है. और प्रॉफिट में क्या इस ट्रांजैक्शन, इस पूरी सिचुएशन की वजह से कोई चेंज लग रहा है, कोई एडिशन या डिक्रीज? प्रॉफिट में तो नहीं हो, अदर इनकम में हो सकता है. किस चीज का? मशीन सेल हुई है, सो आई थिंक होएगा प्रॉफिट पर. क्या होगा? $40,000 की बुक वैल्यू थी एंड इट वाज सोल्ड फॉर $50,000. तो उसका डिफरेंस इज अ प्रॉफिट $10,000. तो हम ऐड यस, तो करेंगे. हमारा बिल्कुल हमारे प्रॉफिट में 10,000 इंक्रीज होगा, ऐड होगा. सही है. गेन ऑन डिस्पोजल हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा, एंड हमारे कैपिटल के साथ क्या होगा? हमारा प्रॉफिट तो अपडेटेड आ गया हमारे पास, 190 प्लस 10 विच इज 200. और हमारे कैपिटल के साथ क्या होगा? कैपिटल शुरू में 1 मिलियन का है. सिंपल है. चीजों का थोड़ा सा एक एक करके सोचो अगर आप लोग, तो हमारे नेट एसेट्स में से 1 मिलियन के नेट एसेट्स में से 40,000 की मशीन माइनस हुई होगी कि नहीं? हुई होगी. वो भी. और फिर उसकी जगह कैश आया होगा जो हमने रिसीव किया. तो एक एसेट गया मतलब मशीन गई, और दूसरा एसेट आ गया मतलब कैश आ गया. तो 40 प्लस 50 माइनस 40 प्लस 50 कितना हो गया? प्लस 10 हो गया ना, एक तरीके से नेट ऑफ. राइट. जी. तो मैं ये लिख दूं 1 मिलियन प्लस 10,000 नेट ऑफ. क्योंकि एक तरीके से देखो ना, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट या लॉस कहाँ किस चीज को जाके अफेक्ट करता है? हमारे कैपिटल को. प्रॉफिट या तो कैपिटल में ऐड हो जाता है, या लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता है. तो एक तरीके से जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे वो ऐड हो गया आके. उसका ब्रेकअप वो था कि मशीन माइनस और कैश प्लस. बात समझे? यस. तो वो प्रॉफिट आके ऐड हो गया. और क्या हुआ? 250K की हमने मशीन परचेज करी है. तो 250 ऐड हो गया. लेस हो गया, कैश भी तो जाया उसके अंदर. हाँ, मतलब मशीन आई तो ऐड हो गया, और माइनस भी हो गया क्योंकि कैश भी तो गया. तो एक तरीके से तो बात बराबर हो गई उसकी. यस. तो नेट इफेक्ट देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ. सिर्फ क्या हुआ,
जो आपको मशीन सेल करके प्रॉफिट हुआ बस उसको ऐड करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि उसके अलावा तो एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेट जो आपको इफेक्ट पड़ना था वो प्रॉफिट या लॉस का पड़ना था जो आपका मशीन सेल करने पे हुआ है। बात समझ आई? Yes. तो आपका प्रॉफिट हो गया $200,000 अब, और आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो हो गया 1010,000 या 1.01 मिलियन, यू कैन से। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इन परसेंटेज? अप टू 1 डेसिमल प्लेस 19.8%। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अपडेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अपडेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। Yes. चलो फातिमा, आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes. Understood. ओके, रीड दिस वन। Division B of a company makes units which are then transferred to other divisions. The division has no spare capacity and sells units externally as well as internally. Which Okay, wait. of the following? सो डिवीजन बी प्रोडक्ट्स बना के आगे प्रोवाइड करती है विद इन द कंपनी, अदर डिविजन्स को भी, और एक्सटर्नली भी सेल करती है, और उसके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी अभी नहीं बची। ठीक है।